नमस्कार दोस्तों, ड्रीम जीएस में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक कुमार और आज हम लोग चर्चा करेंगे अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशंस। चर्चा करने के पीछे एक रीजन सबसे बड़ा यह है कि आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा की मंजूरी दे दी है। पिछले कुछ समय से विपक्ष यह आरोप लगा रहा है कि मणिपुर मुद्दे पर एक सार्थक और लंबी चर्चा हो सके और विपक्ष गृह मंत्री के नेतृत्व में यह चर्चा करना नहीं चाहता है। विपक्ष यह चाहता है कि अब प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी सुनिश्चित हो कि मणिपुर मुद्दे पर उनकी राय क्या है। पिछले 80 दिनों से मणिपुर जो लगातार जल रहा है, इसी पर विपक्ष ने आक्रामक तरीके से सरकार को घेरा है और प्रधानमंत्री मोदी से यह विस्तार की चर्चा की है कि किस तरीके से। तो इसलिए एक ही उपाय बच गया था, क्योंकि मोदी संसद में आ नहीं रहे थे और इस पर जवाब नहीं देना चाह रहे थे। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं विपक्ष ने एक सहारा लिया है आपको अविश्वास प्रस्ताव का, नो कॉन्फिडेंस मोशन का, क्योंकि वह भी विपक्ष भी जानती है कि सरकार का इससे असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार के पास ऑलरेडी पूर्ण बहुमत की सरकार है। लेकिन मुद्दा सिर्फ यह है कि मणिपुर पर एक सार्थक बहस हो सके, इसके लिए खासकर विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि भारतीय इतिहास में 28 बार से अधिक अविश्वास प्रस्ताव आ चुके हैं। खैर, सबसे पहले हम जानेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है, उसके बाद जानेंगे इसकी प्रक्रिया क्या है, इसका महत्व क्या है, उद्देश्य क्या है और इतिहास क्या रहा है। बारी बारी से हम लोग बड़ा इसे समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए कि होता क्या है अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन। जब लोकसभा में किसी विपक्षी पार्टी को लगता है सरकार के पास बहुमत नहीं है या सदन में सरकार विश्वास खो चुकी है, आप इसे स्पष्ट तरीके से समझिए कि क्या है अविश्वास प्रस्ताव। जब लोकसभा में किसी विपक्षी पार्टी को यह लगता है कि सरकार सदन में अपना जनाधार यानी बहुमत खो चुकी है या उसे ऐसा प्रतीत होता है कि अब विश्वसनीय नहीं रही है सरकार, वैसी स्थिति में सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। आप यहां तक स्पष्ट तरीके से समझ चुके होंगे। तो पुनः मैं रिपीट करना चाहूंगा, जब लोकसभा में किसी विपक्षी पार्टी को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है या सदन में सरकार विश्वास खो चुकी है, यही कहलाता है आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव भी इसे कह सकते हैं। चलिए अब आगे देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि आर्टिकल 75 के 3 क्लॉज 3 में केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जिम्मेवार है। हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पूरे लोकसभा के प्रति जिम्मेवार होती है। और जब लोकसभा को यह लगने लगे कि यह सरकार है जो इस सदन में विश्वास खो चुकी है, तो कहीं ना कहीं अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में तो सरकार चली जाएगी। खैर, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आप यह समझिए कि यह केवल एक लाइन का प्रस्ताव है जो सामान्य रूप से मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रकट करता है। ये सिंपल है, एक लाइन का। इसके लिए आपको रीजन नहीं देना है कि क्यों अविश्वास है। इस बात को समझना है कि जब भी कभी लगे विपक्षी दल को कि सरकार सदन में अपना बहुमत खो चुकी है, वह प्रस्ताव लाने के लिए स्वतंत्र है। प्रस्ताव की प्रक्रिया अब समझने की कोशिश करेंगे कि प्रस्ताव की प्रक्रिया है क्या, क्योंकि अभी तक आपने समझा कि अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है, और यह भी थोड़ा समझेंगे कि संवैधानिक
यानी संविधान में इसका कोई जिक्र है नहीं अविश्वास प्रस्ताव का। प्रक्रिया समझेंगे कि है क्या। लोकसभा कार्य संचालन के नियमावली 198(1) से 198(5) तक मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु प्रक्रिया है। यानी यह समझना है कि लोकसभा कार्य संचालन के नियमावली 198(1) से 198(5) तक कि क्या क्या प्रोसेस है अविश्वास प्रस्ताव के लिए, इसका डिटेल चर्चा किया गया है 198(1) से 198(5) तक मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु या करने हेतु प्रक्रिया है कि क्या क्या नियमावली है। संविधान में कोई चर्चा नहीं है अविश्वास प्रस्ताव का, संविधान में कोई चर्चा नहीं। विपक्षी दल को स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष को लिखित सूचना देनी होती है। अब किस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, तो अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए विपक्षी दल को क्या देना होता है, एक लिखित सूचना देना होता है। किसे? लोकसभा अध्यक्ष को। और इसमें यह भी है कि कम से कम अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के लिए कम से कम 50 सदस्य, लोकसभा के 50 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। अगर 50 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है, ऐसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव की मंजूरी देते हैं। स्पष्ट ध्यान देना है कि अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के लिए कम से कम 50 सदस्यों की आवश्यकता होती है, तभी इस पर लोकसभा अध्यक्ष मंजूरी देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ही अविश्वास प्रस्ताव के लिए मंजूरी देते हैं। अब यहाँ पर यह भी समझना है कि विपक्ष के किसी एक सदस्य के द्वारा, विपक्ष के किसी एक सदस्य के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को पहले यह सूचना देना होता है कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, और जब लोकसभा अध्यक्ष ने इसे स्वीकार कर लिया, तब वह संसद के विपक्ष से संसद के किसी सदस्य को वह बोलेंगे कि आप अपना अविश्वास प्रस्ताव के लिए सदन के सदस्यों से आप समर्थन ले। अविश्वास प्रस्ताव मंजूर होने के 10 दिनों के अंदर लोकसभा अध्यक्ष चर्चा के लिए समय निर्धारित करते हैं। यानी अविश्वास प्रस्ताव मंजूर हो गया लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, तो 10 दिन के अंदर ही लोकसभा अध्यक्ष को चर्चा के लिए समय निर्धारित करनी होती है। यह लोकसभा अध्यक्ष पर निर्भर करता है चर्चा का समय 1 दिन से अधिक या 1 दिन के किसी भाग को निर्धारित करें। यानी यह पूरी तरीके से लोकसभा अध्यक्ष पर निर्भर करता है कि डिस्कशन का क्या समय निर्धारित किया जाए, चर्चा का क्या समय निर्धारित किया जाए। 1 दिन से अधिक लंबी बहस हो या 1 दिन के किसी भाग को निर्धारित करें और चर्चा करें अविश्वास प्रस्ताव पर। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री से विपक्ष सवाल पूछता है और उसका जवाब आपके प्रधानमंत्री देते हैं। यहाँ तक कि विपक्ष के सदस्यों को भी समय निर्धारित किया जाता है, बारी बारी से उनका समय निर्धारित किया जाता है कि वह प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछें। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है कि ये सब डिस्कशन जब हो जाएगा, इस पर जब चर्चा हो जाती है, उसके बाद वोटिंग होती है, यानी अंतिम समय में वोटिंग होती है। और जब वोटिंग होती है तो याद रखिए कि
अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के लिए कम से कम आपको कुल सदस्य, जो वर्तमान जो कुल सदस्य संख्या है, उनके आधे से अधिक संसद सदस्य के द्वारा अगर वोटिंग सरकार के विरुद्ध में होती है, ऐसी स्थिति में सरकार गिर जाएगी और पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होगा। यानी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। लेकिन यदि आधे से एक अधिक नहीं, बल्कि जो आंकड़ा होना चाहिए, निश्चित आंकड़ा होना चाहिए, उतना भी अगर सरकार के विरुद्ध में वोट नहीं होती है, वैसी स्थिति में अगर सरकार के पक्ष में वोट अधिक है और विपक्ष में कम वोट है, वैसी स्थिति में सरकार बची रहेगी, सरकार गिरेगी नहीं। लेकिन एक चीज और याद रखेंगे कि यदि लोकसभा का 6 माह का समय बचा है और सरकार गिर जाती है, अपना सदन में बहुमत खो देती है, वैसी स्थिति में राष्ट्रपति के विवेकाधीन यानी विवेक पर निर्भर करेगा कि अगले लोकसभा चुनाव में जाना चाहिए या नहीं। ऐसे अधिकांशतः लोकसभा चुनाव में चले ही जाते हैं। के बाद सरकार गिर जाएगी और वैसी स्थिति में विपक्षी दलों को सरकार बनाने के लिए बुलाया जाएगा, अगर उनके पास संख्या बल है, या खासकर गठबंधन की सरकारें में अविश्वास प्रस्ताव बहुत जरूरी हो जाता है। वैसी स्थिति में जोड़ तोड़ से सरकारें बन जाती हैं। और यदि 6 माह का समय है लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने के, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा दोबारा चुनाव कराया जा सकता है। खैर, अब यह बहुत जरूरी है कि अविश्वास प्रस्ताव का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस कितना है इसका, यह समझिएगा। अभी हाल फिलहाल जब यह जान रही है विपक्ष कि मोदी सरकार के पास आंकड़े हैं, जनमत है, सरकार उनकी गिरेगी नहीं, तब आखिर क्यों लाया गया अविश्वास प्रस्ताव, इसका महत्व क्या है। ये कोई बुरा है नहीं, अगर देखा जाए तो प्रतीकात्मक रूप से सरकार की आलोचना, यानी सिंबॉलिक रूप से सरकार की आलोचना। कहा जाता है कि जब पूर्ण बहुमत की सरकारें होती है, वैसी स्थिति में सरकार अपने तरीके से कभी कभी मनमानी करने लगती है, उस पर कंट्रोल होगा कैसे। और विपक्ष की भी जिम्मेवारी है कि जनहित के मुद्दे पर सरकार को ध्यान आकृष्ट कराए। वैसी स्थिति में अगर सरकार विपक्ष की जो बातें हैं, विपक्ष का जो इशू है, उसको सुनती नहीं है, अपने तरीके से मनमानी तरीके से जब चलने की कोशिश करती है, ऐसी स्थिति में विपक्ष के पास एक यही बचता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशंस लाया जाए। क्योंकि देखिए, अभी प्रेजेंट सिनेरियो से जोड़ने की कोशिश कीजिए। मणिपुर 80 दिनों से जल रहा है। रही बात, लगातार विपक्ष यह मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री सदन में आए और मणिपुर पर विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अपनी जिम्मेवारी तय करें और मणिपुर में किस तरीके से शांति बहाल होगा, उसका रोड मैप क्या है, यह सदन के पटल पर रखें। लेकिन प्रधानमंत्री भी यहाँ पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है, सरकार का कहना है कि गृह मंत्री जो अमित शाह हैं इस मुद्दे पर जवाब देंगे, और विपक्ष भी मानने को तैयार नहीं है। पिछले मानसून सत्र का 3 दिन यूं ही बर्बाद हो गया। तब विपक्ष के द्वारा क्या लाया गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। यहाँ पे विस्तार पूर्वक चर्चा होगी। आप देखिएगा, यहाँ पर सरकार अपनी जिम्मेवारी तय करे, यह कहना है विपक्ष का, और यह होता भी है क्योंकि प्रधानमंत्री से सवाल किए जाते हैं और उस सभी मुद्दे पर उन्हें जवाब देना होता है। और अगर देखा जाए तो संसदीय परंपरा यानी लोकतंत्र के लिए एक जरूरी है, यानी शुभ है। लोकतंत्र को अगर जीवंत रखना है और स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई कि विपक्ष किसी ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा करना चाह रही है और डिटेल चर्चा करना चाह रही है, विस्तार पूर्वक चर्चा करना चाह रही है, वह मुद्दा कुछ भी हो सकता है। अभी मणिपुर मुद्दा है या देश में महंगाई चरम पे है,
गरीबी भुखमरी की स्थिति बना हुआ है, कहीं लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब सिचुएशंस में है, या भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा है, या आर्थिक स्थिति इस देश की अच्छी नहीं है, वैसी स्थिति में भी आपको, या प्याज का मूल्य बड़ा, इस देश में प्याज का मूल्य हमेशा बढ़ते रहता है, ऐसी जब स्थिति आ जाती है, पूरी तरह से महंगाई कंट्रोल नहीं हो रहा है, वैसी स्थिति में भी अगर देखा जाए सरकार को ध्यान आकृष्ट कराती है विपक्ष, लेकिन सरकार उस मुद्दे पे बात करने को तैयार नहीं है, तो एक विकल्प बचता है विपक्ष के पास कि किस तरीके से डिटेल परिचर्चा होगी। इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ इसलिए नहीं लाया जाता है कि सरकार गिराना है और नई सरकार बनानी है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आप देखेंगे कि जो हाल फिलहाल जो लाया जा रहा है आपका अविश्वास प्रस्ताव, तो विपक्ष अच्छी तरीके से जानती है कि हमारे पास संख्या बल कम है, अप्रॉक्स 142 के करीब है, जबकि सरकार के पास 333 प्लस के आंकड़े करीब करीब हैं, और सरकार भी इस बात को समझती है। तो इस बात को बिल्कुल समझिएगा कि इसका कितना इंपॉर्टेंस है। सिर्फ सरकार गिराना ही नहीं, जनहित के मुद्दों पर ध्यान आकृष्ट कराना और उस पर जिम्मेवारी सुनिश्चित करना। अगर सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है, तो मैं पुनः कहना चाहूंगा, और यह भारतीय लोकतंत्र के लिए या किसी लोकतंत्र के लिए देखा जाए तो यह कहीं ना कहीं शुभ है। आप और हम समझिए, सरकार की आलोचना करना या आलोचना हर किसी का इस लोकतंत्र में क्या है, नैतिक अधिकार है। आलोचना होने रहने से ही लोकतंत्र मजबूत होता है, और यहाँ पर भी यही है कि लोकतंत्र को ही मजबूत करना है, किस तरीके से भारत का शासन व्यवस्था अच्छी तरीके से चले। यह भी यहाँ पे जिम्मेवारी तय की जाती है। हाल फिलहाल तो हो सकता है मणिपुर मुद्दे पर डिटेल से चर्चा होगी। अब यहाँ पर समझने का कोशिश करेंगे, यहाँ पर हम समझेंगे, आप देखेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव का इतिहास, इसकी चर्चा हम कर रहे थे, लेकिन डिटेल्स हमने यहाँ पर लिख भी दिया है कि सबसे पहले विश्व में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल के विरुद्ध 1742 ईस्वी में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। लेकिन अगर भारत में अगर पहली बार बात करेंगे तो प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी के विरुद्ध 1963 ईस्वी में जेबी कृपलानी के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। सरकार के पक्ष में 347 और विपक्ष में मात्र 62 वोट पड़े थे। लेकिन जो पहली दफा जो भारत में अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा जो सरकार गिरी, यह क्वेश्चंस पूछा भी जाता है, तो आप देखेंगे 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार 2 बार इनके विरुद्ध लाया गया था अविश्वास प्रस्ताव। एक बार यह सरकार बचाने में सफल रहे, लेकिन एक दफा इनकी सरकार गिर गई। उसी तरीके से जनता पार्टी की सरकार थी, चौधरी चरण सिंह के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन इन्हें पता था कि संख्या बल नहीं है, तो इन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया। तभी हो गए 1979 की बात। और जो इतिहास में दर्ज है, सबसे अधिक अगर देखेंगे तो किसके विरुद्ध लाया गया, सबसे अधिक अगर लाया गया तो आपको कौन थे, इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री रही, उनके विरुद्ध 15 दफा लाया गया, 15 दफा लाया गया। लेकिन 15 दफा इंदिरा गांधी सरकार बचाने में सफल रही, और उनके विरुद्ध सबसे अधिक या भारतीय इतिहास में सबसे अधिक कोई अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया किस सांसद के द्वारा, तो बंगाल के वो सांसद थे माकपा के ज्योतिर्मय के द्वारा 4 दफा। वह जो 4 दफा जो लाया गया अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी के विरुद्ध ही लाया गया था। और आप आगे देखें कि 3 बार अगर देखेंगे तो लाल बहादुर शास्त्री के विरुद्ध लाया गया, हालांकि उनकी सरकार बची रही। नरसिम्हा राव के विरुद्ध भी 3 दफा लाया गया। नरसिम्हा राव के विरुद्ध 93 में,
लाया गया, क्योंकि 91 से 96 के दौरान ही वो देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन वह किसी तरीके से सरकार बचाने में सफल रही। और गठबंधन की सरकार बनी उस समय, जैसे एच डी देवगौड़ा के विरुद्ध लाया गया तो उनकी सरकार गिर गई, आई.के. गुजराल के विरुद्ध लाया गया तो सरकार गिर गई, और गठबंधन की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी लाए थे, उनके विरुद्ध भी 3 दफा लाया गया, लेकिन 2 दफा सरकार बचाने में सफल नहीं रहे। 1996 में 13 दिन की सरकार चली थी और सरकार गिर गई थी। उसके बाद 98 में भी लाया गया, उस समय 1 वोट से उनकी सरकार करीब करीब गिर गई थी। विपक्ष और पक्ष का सिर्फ 1 वोट का फासला था, वहां पे उनकी सरकार गिर गई। हालांकि उन्होंने स्टेटमेंट अच्छा दिया था कि सरकारें आती हैं और जाती हैं, ये लोकतंत्र के लिए जो अच्छा है वह सही है। और ये बहुत दिन तक उनके जो भाषण हैं जो चर्चा का विषय बने थे। अब आप देखिए और किसके विरुद्ध लाया गया, तो आप अटल बिहारी वाजपेयी का हमने चर्चा कर दिया, देवगौड़ा और आई.के. गुजराल का भी चर्चा किया, और जो ही वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनके विरुद्ध भी सबसे पहली बार 2018 में लाया गया। तो उनको तो आंकड़े बल बहुत अधिक थे, सरकार आराम से बचा ले गए, और पुनः 2023 में नरेंद्र मोदी सरकार के विरुद्ध मंजूर कर लिया गया है अविश्वास प्रस्ताव। और विपक्ष का ये मुद्दा है कि मणिपुर पर डिटेल चर्चा होनी चाहिए, विस्तार पूर्वक चर्चा होनी चाहिए। तो आपने अभी समझा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का क्या है इतिहास। इससे भी 1 से 2 क्वेश्चंस आपके कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं, लेकिन आप मोटा मोटी यही समझना है कि अविश्वास प्रस्ताव, सरकार जब सदन में अपना विश्वास खो देती है, ऐसा लगता है विपक्ष को, या उसके संख्या बल कम है, तब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, और किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए ये शुभ है। नमस्कार दोस्तों।